जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में पीवाईक्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन में से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो आप लोगों के लिए है। इसमें चाहे किसी भी फसल का रोग के बारे में हमें पढ़ना हो, और अलग अलग ब्रीड्स होती हैं कैटल के, मतलब मवेशियों के अलग अलग जो ब्रीड हैं उनके बारे में जानना हो, सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने देखनी है। और इसके अलावा जो बजट है अपना 2025-26 का, उसमें जो एग्रीकल्चर को लेके पैसे आवंटित किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो स्टेट्स और जो फसल हैं कि किस राज्य में, मतलब कौन सा राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन सा स्टेट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसी क्रॉप का, ये सब भी इसमें लेटेस्ट डेटा इसमें अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आपको कुछ और चीज़ें जानना चाहिए तो आप इसको प्रिंट करा के उसमें नोट कर लीजिएगा। नहीं तो जितना इसमें है उतना भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर सेंसस यानी कि कृषि जनगणना हुई थी 2015-16 में। इसके अनुसार जो एवरेज साइज़ है ऑपरेशनल होल्डिंग का हमारे भारत में वो 1.08 हेक्टेयर है। मतलब जो क्रियाशील ये जोतों का औसत आकार है वो ऑपरेशनल होल्डिंग का कितना है, मतलब एक आदमी पे एवरेज देखेंगे तो 1.08 हेक्टेयर है। और कृषि जनगणना रिपोर्ट 2015-16 कहती है कि उसके पहले 5 साल पहले का जो एक रिपोर्ट था 2010-11, उसकी तुलना में कहीं ना कहीं हमें कृषि क्षेत्रफल जो कल्टीवेटेड एरिया है, एरिया अंडर कल्टीवेशन है, वो हमें नज़र आया है घटते हुए। तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, जाहिर सी बात है, शहर बढ़ रहे हैं और रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कृषि योग्य जो भूमि है वो कम होते हुए नज़र आ रही है। तो कितना कम हुई है? 1.5% के करीब कम हुई है। ये एक डेटा है, 2-3 बार पीवाईक्यूज़ में पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, इतना कम से कम देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये क्रांति है, रिवॉल्यूशन है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और आपको बताना है कि किससे जुड़ा हुआ है। तो जब आप बोलते हैं येलो रिवॉल्यूशन यानी कि पीली क्रांति, वो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन यानी कि तिलहन उत्पादन से जुड़ा होता है। ब्लू रिवॉल्यूशन, समुद्र अपना ब्लू है, नीला है, तो उसी से जुड़े हुए जो क्रांति है यानी कि जो फिश का प्रोडक्शन है, मछली उत्पादन है, कैसे उसको बढ़ाया जाए, मछलियों की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब से जुड़ा हुआ जो फील्ड है, क्रांति है, वो ब्लू रिवॉल्यूशन कहलाता है, नीली क्रांति कहलाता है। उसके बाद आता है ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी कि काली क्रांति। ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है ब्लैक रिवॉल्यूशन, इसलिए ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। अच्छा, ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं ये बताइएगा। ब्लैक गोल्ड क्या पेट्रोलियम को बोलते हैं या फिर कोयले को बोलते हैं? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं। ग्रे रिवॉल्यूशन जो धूसर क्रांति है, ये उर्वरक फर्टिलाइज़र से जुड़ी हुई है। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो स्वर्ण क्रांति है, उसमें देखिए फल, फूल, शहद, ये सब जुड़े हुए हैं, यानी कि हनी और हॉर्टिकल्चर, शहद और बागवानी, ये सब जुड़े हुए हैं स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि रजत क्रांति की बात करेंगे तो वो अंडों के उत्पादन से यानी कि एग्स के प्रोडक्शन, उससे जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, इसकी स्थापना 1984 में तब गुड़गांव कहलाता था, आज गुरुग्राम है। तो आप याद रखिएगा कि 1984 में गुरुग्राम में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई थी। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये इसे बनाया गया था? तो उस समय ग्रुप ऑन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे MS स्वामीनाथन जी, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक भी इनको कहा जाता है। और ये उस समय प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, मेंबर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए जो मेंबर था, एक पोस्ट खाली था प्लानिंग कमीशन में, उस पर ये पद पर थे MS स्वामीनाथन जी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में। अब देखिए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस, ये चावल की उच्च उपज वाली कुछ किस्में हैं। अलग अलग क्वेश्चंस में था, तो एक जगह पर मैंने आप लोगों के लिए अरेंज कर दिया है। आपको बस इतना नाम याद रखना है, जया, पद्मा, कृष्णा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुदामा जी द्वारकाधीश गए थे, द्वारका नगरी गए थे। द्वारका नगरी जब गए थे तो वहाँ पर द्वारकाधीश से मिले। कौन थे वो? हमारे कृष्ण जी। कृष्ण जी मुट्ठी भर चावल लिए थे और खुशी खुशी उन्होंने खाया था, क्योंकि उनके सखा लेकर आए थे चावल खाने के लिए। तो कृष्ण जी चावल खाएं, तो एक तो कृष्ण वैरायटी हो गया, कृष्ण, ठीक है। और उनके साथ रुक्मणी जी थी, वो माँ लक्ष्मी का रूप है, पद्मा,
तो पद्मा हो गया आपको याद, और जया भी थी मान लीजिए कहीं पर, तो जया, पद्मा, कृष्णा ये हमारे राइस की वैरायटी हो गई, चावल के उच्च उपज वाली किस्म हो गई। उसके बाद रत्ना, उन्होंने मान लीजिए वहाँ पर चारों तरफ रत्न थे भरे हुए द्वारका नगरी में, महल में, तो रत्ना। और बोरो, बोरो एक शब्द याद रखिएगा कि बोरो भी चावल की उच्च उपज वाली किस्म है। और पूसा सुगंधा 5, पूसा सुगंधा 5 जो है वो बासमती चावल का बहुत पॉपुलर वैरायटी है। बासमती चावल की अति लोकप्रिय किस्म में से एक है पूसा सुगंधा 5। थोड़ा सा अपने आधा देखेंगे, चावल थोड़ा सा आधा दिखेगा साइज़ में, बौना आकार का आपको दिखेगा, लेकिन ये अपने सुगंध के लिए, अपने उच्च उपज के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो आपके सामने चावल की कौन कौन सी वैरायटी होगी? जया, पद्मा, कृष्णा, रत्ना, बोरो और पूसा सुगंधा 5। अब कुछ और भी फसल हैं, ये कई बार आए हुए हैं, मतलब ये कहाँ से लिए गए हैं? एक तो आपका ACF का एग्ज़ाम होता है मेंस का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जब UPPC, जब ये RO के लिए एग्ज़ाम होता है, उसमें वो दोनों क्वेश्चन को मतलब वो आपस में बदल के इन्होंने पूछा हुआ है। तो जब UP RO या RO के मेंस में जो क्वेश्चन है वो ACF के मेंस में पूछ रहे हैं कई साल बाद, और जब ACF के मेंस में पहले का आया हुआ है तो वो RO में प्री और मेंस में पूछ ले रहे हैं। तो वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट वाले उनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए मस्टर्ड है, तो सरसों की एक फेमस वैरायटी है वरुण, तो वरुण जहाँ भी देखिएगा ऑप्शन में सरसों से जोड़ लीजिएगा। उसके बाद है मटर, मटर में 2 याद रखिएगा नाम, रचना और सपना। क्या नाम याद रखेंगे? रचना और सपना। उसके बाद ये जो अलसी का बीज है, अलसी लीन सीड बोलते हैं इसको, इसमें नीलम याद रखिएगा। लीन सीड में क्या नाम याद रखना है आपको? नीलम। और ये जो चना है चिकपी, इसमें याद रखिएगा राधे। ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा कि वांटेड मूवी में सलमान खान का नाम राधे था, तो राधे खड़े होकर चना खाता था कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि अच्छा राधे था, चना खाता था, तो चिकपी जो है चना वो राधे का, उसका वैरायटी का नाम क्या है? राधे। शक्तिमान याद है, तो मक्के की खेत के पास शक्तिमान ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये बस थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ इमेज बन जाए और आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मक्के की वैरायटी है। और सूर्या, जो सूर्य है, पपीता देखिए ऑरेंज कलर का होता है, और ऑरेंज में होता है हल्का हल्का पीला ऑरेंज में, और सूर्य भी अपने पीला ऑरेंज में होते हैं। तो ऐसे सोच लीजिए कुछ कि एक फल पे रोशनी पड़ी सूर्य जी की और वो भी पीला और ऑरेंज में चमक गया, तो वो क्या है? पपीता। तो अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सरसों की वैरायटी का नाम क्या है? वरुण। मटर का रचना और सपना। अलसी लीन सीड का क्या है? राधे। लीन सीड का है नीलम। राधे खड़े होकर चना खा रहे हैं, तो चिकपी का वैरायटी है राधे। शक्तिमान जो है वो मक्के खेत में गोल गोल घूम रहा है, तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 2 वैरायटी हैं किसकी? मक्के की। और सूरज की रोशनी पड़ी, तो सूर्य जी जैसे हैं उसी तरीके से वो फल भी चमक रहा है ऑरेंज और पीला में, वो क्या नाम है? पपाया, यानी कि पपीता। बस इतना याद रख लीजिए। अगर इससे ज़्यादा याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है या जिनको याद भी है तो कम से कम चेक कर लीजिए कि इतना आपको आता है कि नहीं, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं। अब देखिए कुछ रोग हैं और ये फसल है, इतना भी अगर आप देख लेते हैं, देखिए 3-4 क्वेश्चन में ये कॉमन मिले हैं हमेशा, 2 या 3 ऑप्शन में, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कम से कम ऑप्शन को सेलेक्ट करने में मदद मिलेगा। रस्ट जो रोग है कई तरह का होता है, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ऐसे, तो उतना डिटेल नहीं जानना है। रस्ट, बस ये जो रस्ट नाम का रोग है ये गेहूं को परेशान करता है, गेहूं की फसल ख़राब करता है। ब्लास्ट जो है वो चावल को परेशान करता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि रस्ट लग गया किस में? गेहूं में, और ब्लास्ट हो गया कहाँ पर? चावल में, मतलब धान की खेत में, तो चावल में ब्लास्ट हो गया। और स्मट जो रोग है वो बाजरा को परेशान करता है, बाजरा को अफेक्ट करता है। और जो टिक्का रोग है वो मूंगफली को करता है। देखिए एक बार में मत कोशिश करिएगा याद करने का, घूम घूम के 5-6 बार देख लीजिएगा, तो इतना कम से कम ये 4 याद रख लीजिए। इससे ज़्यादा याद करने का मन है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम ये 4 पता होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो सिल्क प्रोड्यूस करता है स्पाइडर, उसको हम क्या बोलते हैं? गॉसमर सिल्क, यानी मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को हम क्या कहते हैं? गॉसमर सिल्क। और एक आपको याद रखना है कि मोस्ट यील्डिंग वैरायटी ऑफ सिल्क हमारे देश में कौन सा है? मलबरी, यानी कि भारत में रेशम की सर्वाधिक उपज वाली किस्म कौन सी है? शहतूत। बस ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एक ये भी 2 जगह क्वेश्चन पूछा गया है RO और PCS में। जो सीसमम है, सीसमम क्रॉप है, जैसे तिल की फसल जिसे हम कहते हैं, सीसमम मतलब तिल होता है, तो 4 ऑप्शन था कि किसमें सबसे अधिक तेल जो ऑयल कंटेंट है वो परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक कौन सी फसल में मिलता है?
तो जो सीसमम क्रॉप है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज है ऑयल का, कितना, 52% ऑयल। और सेकंड नंबर पे कौन सा है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, सनफ्लावर। अच्छा ये एंड 40% ऑयल कौन सा है ये छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए। ये तीन सबसे फर्स्ट पे कौन सा है आपको याद रखना है, तिल की फसल का, दूसरे नंबर पे मूंगफली और तीसरे नंबर पे सूरजमुखी। ये तीन भी पता चल गया, बहुत बड़ी बात है। कम से कम फर्स्ट तो याद रखिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये आरओ का ही क्वेश्चन है जहाँ तक याद आ रहा है, 17 या 16 का है, 17 का है शायद। प्लांट डिजीज़ है और ये फैक्टर है। 4 आपके सामने रोग हैं जो पादप रोग हैं जो फसलों में होते हैं, पौधों में होते हैं, और उसके कारण दिया हुआ है। कारण इन द सेंस कि बैक्टीरिया है कि क्या है ये आपको बताना है। देखिए साइट्रस कैंकर। अब साइट्रस फ्रूट्स कौन से हैं, जो खट्टे फल होते हैं आपके, विटामिन सी जिसमें पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन है, आपका ऑरेंज है, ठीक है, नींबू है, संतरा है, ये सब सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो इनको ख़राब करने वाला जो एक रोग होता है वो सिट्रस कैंकर कहलाता है। तो साइट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी कि जीवाणु की वजह से होता है। गन्ना है, गन्ना कभी जब आप रेड रॉट डिजीज़ ऑफ शुगर केन देखेंगे, गन्ने का लाल सड़न रोग, तो ऐसे गन्ने की फसल है और बीच बीच में कत्था टाइप का एक बड़ा चकत्ता टाइप का ऐसे लाल लाल रंग का हो जाता है रोग, तो वो कवक की वजह से होता है, यानी कि फंगस की वजह से होता है। कृष्णकांत जो रोग है, कृष्णकांत डिजीज़, ये 2-3 क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये आलू में होता है और ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। साहू डिजीज़ जो है वो गेहूं में होता है, साहू रोग, गेहूं का साहू रोग, और इंसेक्ट की वजह से होता है, कीड़े की वजह से। तो ना ये कवक यानी कि फंगस की वजह से होता है, ना ही ऑक्सीजन की कमी से होता है, ना ही ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की कमी से होता है। अब ये 2 पॉइंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, खूब अच्छे से देखिए। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश अपने देश का लगभग 90% तक मेंथा ऑयल यानी कि मिंट का प्रोडक्शन करता है। तो जो पुदीना है, मेंथा तेल मतलब जो पुदीने से आता है, उत्तर प्रदेश का योगदान पूरे भारत में लगभग 90% है। और ये एक लिखा हुआ था कि ऑरोबेंच, तो ये जो ऑरोबेंच वीड है जिसे हम कहते हैं ऑरोबेंच खरपतवार, ये कौन से फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, मेनली कौन से फसल को नुकसान पहुंचाता है, ये सवाल था। तो ये तंबाकू के खेत में ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और तंबाकू में फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये पेज एक छोड़ा गया है कि जो लोग प्रिंट करा लिए हैं और कुछ लिखना चाहते हैं और एडिशनल, तो ऊपर जितने भी ये टॉपिक है उनमें से कुछ भी आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज़ PDF पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए थोड़ा करंट की चीज़ों को देखते हैं। ये फसल है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसको आपको देखना है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य अब वेस्ट बंगाल नहीं है, याद रखिएगा। फर्स्ट आ गया है तेलंगाना, सेकंड यूपी अपना सेम है। जब वेस्ट बंगाल फर्स्ट था तब भी यूपी था, अब वेस्ट बंगाल थर्ड पे हो गया क्योंकि तेलंगाना फर्स्ट पर हो गया है। तेलंगाना में बम्पर चावल की खेती हुई है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अक्टूबर का न्यूज़ है, पिछले साल का, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। गेहूं में अपना यूपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर आ गया है, पंजाब को पीछे छोड़ते हुए। गेहूं और चावल इन दोनों का टॉप 3 पता होना चाहिए। तो चावल में फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, साथ साथ बोलिए, तेलंगाना, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। जब बात करेंगे गेहूं का तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, यूपी, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे पंजाब। बाकी का फर्स्ट याद रखना है। मक्के में सबसे अधिक कौन सी राज्य में बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये उत्पादन होता है कर्नाटका में। चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। बाजरा यानी कि मिलेट का फर्स्ट पे राजस्थान और दूसरे पे यूपी। अब अगर यूपी टॉप 3 में कहीं पर भी है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो आरओ वैसे भी यूपी के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात। सोयाबीन में मध्य प्रदेश। गन्ने में उत्तर प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे। टॉप 2 सबको पता होता है, धीरे से कर्नाटका याद कर लीजिए, क्या जा रहा है। कॉटन देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र आपको हमेशा से पता है। तो देखिए गन्ना और कपास, इसमें सेकंड और थर्ड फिक्स है। गन्ने में सेकंड कौन है, महाराष्ट्र। कॉटन में सेकंड कौन है, महाराष्ट्र। गन्ने में थर्ड कौन है, कर्नाटका। कॉटन कपास में थर्ड कौन है, कर्नाटका। फर्स्ट कौन है गन्ने में, उत्तर प्रदेश। कपास यानी कॉटन में फर्स्ट कौन है, गुजरात। याद हो गया, 2-3 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन यानी कि तिलहन के उत्पादन में हम लोग बात करें तो फर्स्ट कौन सा है, राजस्थान। और पीछे बाजरा जो मिलेट था उसमें भी फर्स्ट कौन सा था, राजस्थान। तो जब राजस्थान को याद करिए तो बाजरा और तिलहन का उत्पादन में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश दूसरे पे आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश को आप ढूंढिए सोयाबीन में, मध्य प्रदेश को ढूंढिए आप चना में, मध्य प्रदेश को ढूंढिए आप
ऑयल सीड्स में, वहाँ ढूंढिए उन फसलों के लिए जहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। और टोटल फूड ग्रेन्स यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे क्या है? मध्य प्रदेश। अब कुछ साउथ की तरफ चलते हैं, मध्य भारत से साउथ की तरफ। कॉफ़ी में फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका, बाबा बुदान की पहाड़ियों पर सबसे पहले, चिकमगलुरु जिले के बाबा बुदान पहाड़ियों पे सबसे पहले अंग्रेज़ों ने शुरू किया था इसका उत्पादन, तो ये भी पता होना चाहिए। कर्नाटका में है और केरल सेकंड नंबर पर है। चाय में अपना आसाम लीड कर रहा है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल क्यों है? दार्जिलिंग है इनके पास। रबड़, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ में केरल है। कोकोनट कर्नाटका है। कैश्यू, काजू में महाराष्ट्र है। और तंबाकू में आंध्र प्रदेश और गुजरात में कंपटीशन चलता है। फिलहाल गुजरात फर्स्ट पे और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। और तंबाकू के लिए ऊपर हमने कौन से रोग के बारे में बात किया था? याद आया आपको कुछ? पीछे जाके फिर से देखिएगा। कैटल और ब्रीड के बारे में देखते हैं, मवेशी और नस्ल के बारे में। इतना भी अगर आपको याद हो गया बहुत अच्छी बात है, इससे बाहर याद करने का मन है, आप स्वतंत्र हैं। काऊ, गाय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसकी कौन कौन सी ब्रीड या नस्ल है जो इम्पोर्टेंट है? एक तो देवनी है, एक गिर है, गिर तो फेमस है, मेवाती है और साहिवाल है। गिर, मेवाती और साहिवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये नहीं गलत होना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, लगभग सारे क्वेश्चंस इन ऑप्शन से भरे हुए हैं। तो गिर, साहिवाल और मेवाती, ये तीनों गाय के ब्रीड हैं, नस्ल हैं। और देवनी एक याद करना है आपको। बकरी की बात करें तो बर्बरी, जमुनापरी और पश्मीना। अब देखिए कन्फ्यूजन क्या होगा, कहीं आरओ या पीसीएस के किसी एक क्वेश्चन में पश्मीना के सामने भेड़ दे दिया था, शिप। तो शिप या भेड़ का ये ब्रीड या नस्ल नहीं है, ये पश्मीना जो है वो नस्ल है गोट की, यानी कि बकरी की नस्ल है। तो बकरी के 3 नस्ल हैं, जमुनापरी, बर्बरी और पश्मीना। बुफेलो की बात करें भैंस की तो भदावरी, नीली और मुर्राह, ये तीनों भैंस की नस्ल है। चलिए अब बजट के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए बजट में बोला गया है एग्रीकल्चर को लेके कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, यानी कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, फसलों के विविधीकरण के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया जाएगा। राज्यों के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा। कितने जिलों में शुरू किया जाएगा? 100 जिलों में। बजट में भी हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी यहाँ देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? सरकार ने बोला है कि वो 6 सालों के लिए, कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। 5 सालों के लिए नहीं, 6 सालों के लिए। सरकार ने बोला है कि 6 सालों के लिए मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को शुरू किया जाएगा, जिसमें स्पेशल फोकस तूर का दाल होगा। अरहर का दाल सबको पसंद है, वही तूर है। उड़द का दाल फिर आप लोग खाते हैं तो उस पर भी फोकस होगा। मसूर की दाल ले आते हैं, वो भी उस पर भी फोकस होगा। तो 6 साल का ये मिशन होगा आत्मनिर्भरता के लिए, दाल में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, क्योंकि दाल बहुत बड़ी संख्या में अभी भी हम लोग बाहर से मंगवाते हैं तो डॉलर देना पड़ता है सामने वाले को, तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। और ये अपना लास्ट स्लाइड है आज का। एक और बात कहा गया है कि जो लोन की लिमिट है, किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उनको जो लोन मिलता था अधिक से अधिक 3 लाख रुपए का, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाएगा अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए ऋण की जो सीमा 3 लाख रुपए है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया जाएगा। और एलोकेशन कितना किया गया बजट में, कितना आवंटित किया गया है पैसों को? 1,37,757 करोड़। कितना? 1,37,757 करोड़। कितना? 137,757। ये याद हो गया? 137,757, इतना आपको लगभग पता होना चाहिए। और सबसे अधिक किसको पैसा आवंटित किया गया? डिफेंस सेक्टर को। कितना? 6 लाख करोड़ समथिंग है, देख लीजिएगा बजट वाले वीडियो में, और जो करंट अफेयर्स का चल रहा है उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बुनियादी क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले उनको देख लीजिए। उसके बाद तो आप स्वतंत्र हैं, आपका जितना मन करे, आप जो टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं आप वहाँ से चीज़ों को नोट कर लीजिए, जितना मन पढ़िए। बिल्डिंग कितनी भी ऊँची बनाइए, नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव कमज़ोर है, PYQ पे मेहनत आपने नहीं किया और बिल्डिंग बना दिया 50 मंजिल, तो एक झटका केवल चाहिए और पूरी बिल्डिंग गिरेगी। इससे बहुत अच्छा है नींव मजबूत रखिए, फिर आप 50 मंजिल की बिल्डिंग बनाइए, चाहे 100 मंजिल की बिल्डिंग बनाइए। बिल्डिंग बनाने का मतलब यहाँ पर आपको पता है नॉलेज बटोरने की बात हो रही है। फिर आप कहीं से भी पढ़िए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाइए, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो नींव है वो ठीक होनी चाहिए। बेस को मत भूलिए।
तो ये पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा जीएस और करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।